हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका लिखा हुआ है। कोशिका का जो इंग्लिश है वह होता है सेल। आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं। देखिए, हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार के सजीवों को देखते हैं प्रत्येक दिन। सजीव कहने का तात्पर्य है कि वैसे जीव जिनमें क्या होता है, जान प्राण होता है। ठीक है, मतलब जो चलते फिरते हैं, जो श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग अपने आसपास देखते हैं। पेड़ पौधे, घास में रेंगते हुए कीड़े, पशु पक्षी, अपने मित्र इत्यादि। आप देखेंगे कि पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव हैं, मतलब ये जीवित होते हैं, इनमें जान होता है। घास में रेंगते हुए कीड़े भी सजीव हैं, पशु पंक्षी और आपके मित्र, ये सभी क्या हैं, सजीव हैं। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जो मकान होता है, मकान का जो फाउंडेशन रखा जाता है, नींव रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखोगे कि इस तरह से छोटे छोटे ईंटों को आपस में जोड़ करके मकान का नींव रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे ईंटों को जोड़ने से मकान बनता है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी जीव होते हैं ना, उनका जो शरीर है इस प्रकार के दिखने वाली छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। ऐसे ऐसे जुड़ करके शरीर का निर्माण होता है सजीवों का। ठीक है, इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। पता है आपको, ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इन इकाइयों को बोला जाता है कोशिका। क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको एक फिगर दिखाया गया है ईंट की दीवार का। यहाँ पे आपको ये दिख पा रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोशिका की खोज के बारे में कि आखिर कोशिका की खोज कब और कैसे हुई थी। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे सके। चलिए अब हम लोग समझते हैं कोशिका की खोज। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। देखो, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, अभी कौन सी ईस्वी चल रही है लोग बताइए, 2024 है, तो इन्होंने 1665 में एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाई। जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक सूक्ष्मदर्शी होता है ना, देखें, छोटा सा होता है, लेंस होता है जिसके माध्यम से आप अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं। तो इन्होंने भी एक साधारण सूक्ष्मदर्शी वैसे ही लेंस का प्रयोग करके बनाया। ठीक है, और उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसी बहुत सी छोटी छोटी कोष्ठ कमरा दिखाई दी। आप लोग देखे होंगे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे घर जैसे बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे, जब सबसे पहले इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते का अध्ययन किया तो इनको भी कुछ ऐसा ही छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। ठीक है, उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। देखो, यहाँ पे जो एक कोष्ठ है ये दूसरे कोष्ठ से किसके माध्यम से, एक दीवार यानी कि विभाजन पट्टी के द्वारा क्या है, अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम, अब देखो, इन्होंने जो प्रत्येक कोष्ठ है उसको क्या नाम दिया, तो इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ को नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका नाम दिया, या फिर इसे हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, जो कॉर्क होता है, ये आखिर कॉर्क होता क्या है? अभी कॉर्क की चर्चा चल रही थी, क्योंकि कॉर्क सेल में ही इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको देखा था। तो देखो, जो पेड़ का छाल होता है ना, पेड़ के छाल से कॉर्क मिलता है। ठीक है, और पेड़ के छाल से ही कॉर्क बनता है। जैसे बहुत सारे जो बोतल होते हैं, बोतल, जो दवाई की बोतल के ऊपर पहले लगाने के लिए ढक्कन इस तरह से कॉर्क बन के आता था। ठीक है, वो लकड़ी का बना होता था जिसको हम लोग हिंदी में काग भी बोलते हैं। ठीक है, आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले जो होम्योपैथ की दवा बनती थी उसका जो बोतल का जो ढक्कन होता था वो किस चीज़ का बना होता था, लकड़ी का। तो वही कॉर्क है। ठीक है, अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। अब देखो, बाद के दिनों में क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने और शोध किया और खोज किया, और उन्होंने और ज़्यादा विस्तृत करके देखे जाने योग्य
सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, मतलब कि अच्छा पावरफुल सूक्ष्मदर्शी को बनाया जिससे और छोटे चीज़ों को देखा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद कोशिका की और अच्छे से खोज हो सकी और उसके भीतर के अंगों को और आसानी से देखा जा सका। यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें भी जानिए। चलिए अब कुछ शब्द यहाँ पे दिया है, इसे समझते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है। देखो कोशिका जो है उसके लिए जो अंग्रेजी में वर्ड यूज किया जाता है वह क्या है? सेल। सेल शब्द लैटिन भाषा का शब्द सेल्यूला से लिया गया है। देखो जो ये सेल शब्द आया है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है सेलुली, ठीक है, इसी से इसको लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अब देखो ये जो सेलुली वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। अब देखो एंटन वॉन लीवेनहोक एक दूसरे वैज्ञानिक थे। एंटन वॉन लीवेनहोक एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। अब देखिए जो पहले कोशिका की बात चल रही थी जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था वह कोशिका कैसी थी? वह कोशिका मृत कोशिका थी, जबकि एंटन वॉन लीवेनहुक ने जिन कोशिका को देखा शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को, ये सभी जीवित कोशिका थे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपको आंसर क्या देना है? एंटन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, और मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा वहां पे रॉबर्ट हुक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उन्होंने 1665 में खोजा था। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये फोटो बनी हुई है एंटन वॉन लीवेनहुक की और ये उनकी साधारण सूक्ष्मदर्शी की चित्र यहाँ पे बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखिए। ठीक है, आप इस क्रियाकलाप को अपने लैब में कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस क्रियाकलाप को थोड़ा समझा देता हूं कि इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाया गया है क्रियाकलाप 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1 में देखेंगे कि एक स्लाइड में एक बूंद जल डालिए। देखिए इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि स्लाइड में एक बूंद जल डालिए। अब ये स्लाइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो आप ब्लड खून जांच कराने जाते हैं तो इस तरह से शीशा का एक बना हुआ रहता है ना, छोटा सा चौड़ा सा पट्टी जैसा, जिसपे आपके ब्लड को लिया जाता है, एक बूंद ब्लड को आपके उंगली से, जैसे देखो मेरा उंगली दिख रहा है ना, तो इस पे शीशा रख के यहाँ से खून निकाला जाता है ना, तो उसी शीशा को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। इस स्लाइड पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक बूंद जल ड्रॉपर के माध्यम से रख लेते हैं। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसके बाद प्याज का जो छिलका व्हाइट कलर का निकलता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं और चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखते हैं। जब प्याज के छिलके को हम लोग तोड़ते हैं तो कभी कभी व्हाइट कलर का पतला सा छिलका निकलता है ना, तो उस छिलके को इस स्लाइड के ऊपर रख लेते हैं और झिल्ली के ब्लेड की मदद से टुकड़ों में काट करके और इसके बाद स्लाइड पे रख लेते हैं। फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं। अब पूछोगे कि सर कवर स्लिप क्या होता है? तो देखो इस स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं कि एक शीशा का बना हुआ छोटा सा पट्टी होता है, तो इस बड़े से पट्टी के ऊपर छोटे से पट्टी को क्या करते हैं, ऊपर से रख देते हैं। इसे कवर स्लिप बोला जाता है। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए और उसके बाद क्या करते हैं, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपके लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब आप देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें लाल रंजक सेफ्रेनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे एक दिया गया है केमिकल का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्रेनिन। ठीक है, सेफ्रेनिन एक डिटॉल जैसा दिखता है ना, डिटॉल का जैसा केमिकल होता है। जब इसके एक बूंद को इस स्लाइड पे, जो स्लाइड बनाए थे हम लोग, इस स्लाइड पे पानी के जगह पे अगर सेफ्रेनिन को अगर हम लोग डाल देते हैं तो इसका जो केंद्रक है बहुत अच्छे से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। किसका केंद्रक? कोशिका के भीतर एक गोला सा संरचना होता है। जैसे ये कोशिका है तो इसके भीतर क्या होता है, एक गोला सा संरचना पाया जाता है। इस गोले से संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो केंद्रक है यह बहुत अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब चलिए अवलोकन, यहाँ पे देखिए आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखाई देता है। देखिए जब सूक्ष्मदर्शी से आप प्याज को देखेंगे तो उसके भीतर कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई देंगे और इसके भीतर इस तरह से
आपको छोटा छोटा क्या दिखेगा, केंद्रक दिखेगा। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उसमें क्या दिख रहा है आपको, केंद्रक भी दिख रहा है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखिए जैसे भवन की दीवार मतलब घर की दीवार में छोटी छोटी ईंटें लगी होती है ना, यहाँ पे भी देखिए छोटी छोटी कोशिकाएं क्या है, सजी हुई हैं। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से किस चीज़ का, प्याज का निर्माण हुआ है। तो यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आगे क्या बताया गया है। अर्थात सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि जितने भी जीव होते हैं ना, वे बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। यह क्या है, यह परिभाषा है किस चीज़ की परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, यह परिभाषा है कोशिका की। जब आपसे कहा जाए कि कोशिका को डिफाइन कीजिए या कोशिका की परिभाषा लिखिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। क्या लिखना है भाई, कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अब देखो जो कोशिका है ना, ठीक है, कोशिका क्या होता है, छोटी सी तो इकाई है ये, जैसे एक कोशिका है और यह आगे टूट करके एक कोशिका से दो कोशिका बनाने की क्षमता भी रखती है। ठीक है, जनन का यहाँ तात्पर्य यही हुआ। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई भी है। ये जो कोशिका है वह जीवन की कैसी इकाई है, मूलभूत इकाई है। अब चलिए देखिए आगे क्या बताया गया है। क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार के होती हैं? अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि क्या जितनी भी जीव हैं उनमें कोशिका एक ही प्रकार की होती है? नहीं, देखिए अलग अलग जो जीव होते हैं उसमें कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह? देखिए जो मुर्गी का अंडा है वह एकल कोशिका है। कैसा कोशिका है? एकल कोशिका होता है मेरे प्यारे बच्चों ना। अब चलिए आगे समझते हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार तथा आकृति में अंतर होता है। देखो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं और इन कार्यों की विभिन्नता के कारण, अलग अलग प्रकार के कार्य करने के कारण इनका जो आकार और आकृति है वह कैसा होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। लेकिन जो कोशिका है ना, उनमें कुछ रचनात्मक और विशिष्ट गुण जो हैं वो सभी में क्या होते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं। अब बताइए, अब आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोशिका की खोज किसने की? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की, तो बताइए आप लोग आंसर। तो देखिए जो कोशिका की खोज के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? मैं बताया था आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवेनहुक ने कब की थी? तो आपको इसका उत्तर देना है 1700, बताइए 1700 कितने में? 1700 में नहीं, 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या समझाया गया है। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, देखिए कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। जो कोशिका है ना, ये विभिन्न आकारों की होती हैं। जो 0.1 माइक्रोमीटर, देखिए ये जो माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, से 1 मीटर तक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तब तक आप लोग बने रहिएगा, कि होती है। ठीक है,
माइकोप्लाज्मा, अब देखिए एक कोशिका है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा है। इसका आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मैं आपको माइक्रोमीटर बताऊंगा कि माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है, ठीक है। आगे अभी इसी में पढ़ते चल रहे हैं तो अभी आगे समझाऊंगा ना। होता है। जबकि सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। एक स्केल जो आप लोग लेते हैं उस स्केल में 12 सेंटीमीटर तक होता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, तो 17 सेंटीमीटर का होता है तथा इसकी चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, आप देखो जो हम लोगों का शरीर है उसका जो सबसे लंबा कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ये सब क्या है? 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब MCQ है और एग्जाम में ये सब पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पर भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। होता है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति जैसे कि गोलाकार, चौकोर, अब देखो कोशिका कई प्रकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार कोशिका भी हो सकती है, चौकोर कोशिका भी इस प्रकार से हो सकती है, बहुभुज भी हो सकती है, मतलब इस प्रकार की भी कोशिकाएं हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने गोलाकार के जगह पे अंडाकार बना दिया था, ये है गोलाकार, ठीक है, थोड़ा सा गोलाकार है, ये गोलाकार है, ठीक ना। उसके बाद अनियमित भी हो सकती है, मतलब इरेगुलर शेप में भी इस प्रकार से भी कोशिकाएं हो सकती हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती हैं। अब आप लोग बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलिए, देखिए आगे क्या बताया गया है। यहाँ देखिए कुछ कोशिकाओं को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोशिकाओं की फोटो बनी हुई है। तो चलिए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर किसकी फोटोग्राफ यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रेड कलर का गोला गोला वाला कोशिका दिख रहा होगा। यह रक्त कोशिकाएं हैं, इसको हम लोग RBC भी बोलते हैं, RBC, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पेशीय कोशिका है। जो हम लोगों के हाथ में जो मसल्स होते हैं, मतलब मांसपेशी होता है हाथ में और पैर में, वहाँ पे किस प्रकार की कोशिकाएं? इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और हम लोगों के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं इस प्रकार की होती है। अभी इसी कोशिका की बात चल रही थी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सबसे लंबी कोशिका होती है हम लोगों के शरीर में। चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। कोशिका की संख्या, पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा होती है। देखो आप पिछले क्लास में देखे होंगे, एक जीव के बारे में सुने होंगे, उस जीव का नाम है अमीबा। देखो अमीबा कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो जीव है इसके शरीर में मात्र एक ही कोशिका पाया जाता है। इसी कोशिका के माध्यम से यह भोजन भी ग्रहण करता है और उस भोजन को पचाता भी है, और पचाने के बाद जो बाकी चीज बच जाता है, वर्ज्य पदार्थ, उसको शरीर से बाहर भी निकाल देता है। मतलब उसके शरीर की सारी क्रियाएं, ये जो अमीबा है इसके शरीर की सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। देखिए यहाँ पे एक अमीबा का फोटोग्राफ बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से अब दिखाई पड़ रहा होगा। इसी अमीबा की यहाँ पे चर्चा चल रही है। किसका फोटो बना हुआ है? अमीबा का। इसके शरीर में देखिए यहाँ पे एक केंद्रक है, जो कि कोशिका में केंद्रक होता है। कभी कभी केंद्रक नहीं भी दिखता है, ठीक है ना, लेकिन जनरली यहाँ पे एक केंद्रक होता है और कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी एक कोशिका में हो सकता है, ठीक है। तो ये अमीबा का शरीर है। देखिए इसका कोई आकृति निश्चित नहीं है, मतलब इसका कोई आकार जो है निश्चित यहाँ पे नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। और यह एक ही कोशिका के द्वारा अपने जीवन की सारी क्रियाओं को संपन्न करता है, के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है, और इसी कोशिका के द्वारा यह वृद्धि और प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखो वैसे जीव जिनके शरीर में एक कोशिका होता है, ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, मतलब यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। और जब भी आपसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछा जाए तो आप उदाहरण में अमीबा या पैरामीशियम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है। मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे कि हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से
मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम लोगों के शरीर में असंख्य कोशिकाएं होते हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती हैं, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए, जो मनुष्य हैं, हम लोगों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन शरीर की आकृति, जैसे अगर मान लीजिए कि हाथी बहुत बड़ा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी कोशिकाएं भी बड़ी बड़ी होंगी। बड़े शरीर की बड़ी आकृति होने से कोशिका के आकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोशिका का साइज नॉर्मल ही बना रहता है। ठीक है, आइए जाने ऊतक को। अब थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग ऊतक के बारे में समझते हैं कि आखिर ऊतक क्या होता है। उससे पहले एक चीज छूट गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम लोग बहुकोशिक जीव कहते हैं। बहुकोशिक जीव का विभिन्न उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि मनुष्य एक बहुकोशिक जीव है, बकरी, गाय, भेड़, आम, नीम, पपीता। मतलब जो भी जीव हम लोगों को नंगी आंखों के द्वारा बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई पड़ते हैं, वे सारे जीव क्या हैं? बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं। आइए जाने ऊतक को। अब चलिए थोड़ा सा ऊतक के संबंध में समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर के ऊतक बनाते हैं। मतलब बहुत से कोशिका जिनका कार्य और उद्गम मतलब जन्म लेने का स्थान ये सब समान हो, इस प्रकार से बहुत सारे ऊतक एक जगह एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर के एक इसका निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिकाएं इकट्ठा होकर के ऊतक बनाते हैं। ठीक है, और ये एक खास प्रकार का काम करते हैं। जैसे जो पेशी कोशिका अभी पीछे देखे थे, वो बहुत सारी पेशी कोशिकाएं आपस में मिलकर के पेशीय ऊतक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक ऊतक, अब देखो, दो या दो से अधिक ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक है, और दो या दो से अधिक अंग जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको हायरार्की दिखाया गया है कि बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ऊतक का। बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अब अंग क्या है बाबू? तो अंग यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों का आँख है, उसके बाद फेफड़ा है, उसके बाद हृदय है। ठीक है, ये सब आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र, हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे समझेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। देखिए यह लाइन, ये जो लाइन बताया गया है, इसका क्या अर्थ है? जैसे हम लोगों का जो जन्म होता है तो हमारे जो पापा हैं, ठीक है, पापा और माँ के कारण हम लोगों का जन्म होता है। ठीक है, तो पिताजी से शुक्राणु मिलता है और माँ से अंडाणु आता है। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलयन। और संलयन के पश्चात यहाँ पे एक जो बनता है संरचना, उसको हम लोग बोलते हैं निषेचित अंडा। क्या बोलते हैं? निषेचित अंडा। जो यहाँ पे बताया गया है निषेचित अंडा। ये जो निषेचित अंडा है यह एक कोशिका है और इसी के विभाजन के द्वारा फिर 1 से 2, 2 से 4 और इसी तरह से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, निषेचित अंडा गुणन करता है, यही बात बताया गया है। गुणन मतलब क्या होता है? विभाजन करना। तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। देखो, जो मुर्गी का अंडा कैसा कोशिका है? एकल कोशिका। यह मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जो मुर्गी के अंडे होते हैं, चूंकि वे आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कोशिका के घटक।
कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। अब देखिए जो कोशिका का आंतरिक संरचना है, अभी तक तो हम लोग देखे कोशिका के बाह्य संरचना के बारे में, ठीक है, लेकिन जो कोशिका की आंतरिक संरचना मतलब भीतर की जो संरचना है उसके बारे में खोज कब हो सकी, जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो सका। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है यह साधारण सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा किसी चीज़ों का बहुत बड़ा आवर्धित तस्वीर हम लोगों को दिखाता है। जैसे कोई चीज इतना छोटा है तो क्या है, साधारण सूक्ष्मदर्शी उसको बड़ा करके दिखाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसको बहुत बड़ा करके हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। परंतु सभी कोशिकाओं के, अब देखिए आगे क्या बताया कि कोशिका की आंतरिक संरचना में वे भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक हैं। देखो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी कौन कौन सी मुख्य घटक होती है, 3 मुख्य घटक होती हैं, ठीक है। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। मतलब सभी कोशिकाओं में 3 चीजें पाई जाती है। देखो सबसे पहले कोशिका के बाहर का जो आवरण है यह है कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसमें पानी जैसा चिपचिपा लिसलीसा पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस पानी जैसे चिपचिपे लिसलीसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसके भीतर एक गोला सा संरचना पाया जाता है, इस गोले से संरचना को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह तो आपको बात समझ में आ गई। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक है, केंद्रक और ये जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में क्या होता है, चिपचिपा लिसलीसा पदार्थ भरा होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। और देखो ये जो चिपचिपा लिसलीसा सा भाग है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, अंगक होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अब लोग समझते हैं किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। जो कोशिका झिल्ली है इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है। अब देखो यह जो कोशिका झिल्ली है यह जंतु का सबसे, जो कोशिका है उसकी सबसे बाहरी परत है, ठीक है। जबकि पौधे में ये जो बाहर की परत है इसके बाहर भी एक और परत पाई जाती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है, देखो कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में कोशिका को सबसे पहले क्या, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है, यह सिर्फ पौधों में ही इसलिए पाई जाती है, यह सिर्फ पौधों में ही इसलिए पाई जाती है क्योंकि उन्हें अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे अधिक धूप, गर्मी और बरसात का सामना करते हैं, अतः इसके कारण उनके कोशिका को एक अधिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य, देखिए कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है भाई, जो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है इसको क्या बोले, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरंध्र छिद्र युक्त। अब देखिए ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है कि यह कैसा होता है, संरंध्र होता है, मतलब इसमें कोई चीज आर पार आ जा सकता है, छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने, यह देखो अच्छे पदार्थों को अंदर आने देगा लेकिन जो हानिकारक पदार्थ है उसको भीतर नहीं आने देगा, या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, या फिर क्या है जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकलने में भी मदद करती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि आगे आपके बुक में क्या बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको एक कोशिका दिख रहा होगा, कोशिका का ये जो सबसे बाहर का आवरण है कोशिका झिल्ली, अभी इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब चलिए आगे देखिए, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कोशिका झिल्ली, इसके कार्य को थोड़ा समझते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। सबसे पहला नंबर देखो, अगर 2 कोशिका अगल बगल में हैं तो इन दोनों कोशिकाओं को अलग कौन कर रहा है, तो यही तो कर रहा है, कोशिका झिल्ली इनको अलग करता है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, और देखो ये कोशिका झिल्ली के चलते ही ये कोशिका को आकृति मिलता है और अंदर के अंगकों को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो कोशिका झिल्ली है ना मेरे प्यारे बच्चों,
देखो यहाँ पे कोशिका के भीतर बहुत सारे अंगक भरे हुए हैं, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। इसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, खोल का काम करता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। मैं बोला ना कि कोशिका झिल्ली और देखो केंद्रक है, ये है कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच में देखो ये पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का क्या कार्य है, चलिए अब इसको समझते हैं। यह देखिए है कोशिका द्रव्य। यह एक जेली जैसा, जेली कहने का जैम जेली देखो ना, मतलब चिपचिपा पदार्थ जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार अर्धतरल, यह कैसा होता है, दानेदार होता है। अर्धतरल कहने का अर्थ कैसा है, मतलब वैसा लिक्विड जैसा होता है कि ना तो पूरा ठोस और नहीं पूरा द्रव होता है। जैसे चावल से जो चावल को जब गर्म किया जाता है तो उससे जो तरल पदार्थ, या फिर आटा को अगर घोल दें तो कैसा चिपचिपा लिसलिसा पदार्थ बनता है, अर्ध तरल, ठीक है। तथा अर्ध पारदर्शक होता है और इसके आर पार भी इधर से उधर देखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक मतलब कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके भीतर देखिए बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इन कोशिकांगों का नाम है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। साथ ही इसमें गोल्जी काय भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये केंद्रक के चारों तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी काय। इसमें देखिए छोटा छोटा इस तरह का जो दिख रहा है गोला गोला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और इसमें एक लंबा चौड़ा सा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। उसमें सिक्के की तरह की इस तरह की संरचना होती है और साथ ही साथ इसमें रसधानी पाया जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं केंद्रक के बारे में। अब चलिए समझते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। यह कोशिका का सजीव संघटक है। यह जो केंद्रक है, यह देखिए जो यहाँ पे बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, वही यहाँ पे देखिए गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यह क्या है, केंद्रक, उसको बड़ा करके दिखाया गया है। यह कैसा होता है, सजीव, मतलब इसमें भी जान प्राण होता है, ठीक है। जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर होता है। जैसे देखिए जो पौधे का कोशिका है उसमें ये थोड़ा सा साइड में ऐसे होता है, लेकिन जो जंतु का कोशिका है उसके ये बीच में होता है, ठीक है। इसको समझना है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है। देखो साधारणतः यह केंद्रक कैसा होता है, गोलाकार होता है, तथा यह कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। पहले ही मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एक कोशिका में प्रायः कितने केंद्रक होते हैं, एक ही केंद्रक होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। देखो यह जो केंद्रक है इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, देखो 1 और 2, ठीक है। यह दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, मतलब इसके चारों तरफ इस प्रकार की दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और इसके भीतर भी पानी की तरह चिपचिपी जेली की तरह की संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखो केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब देखो इसमें भी छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग केंद्रक रंध्र बोलते हैं। इनके द्वारा जो इसके भीतर जो द्रव्य है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं वह बाहर आ जा सकता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। देखो जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है बाबू, जीव द्रव्य बोला जाता है। जैसे मान लो कि यह कोशिका रहता और कोशिका के भीतर यह केंद्रक है, तो कोशिका झिल्ली के मध्य में क्या है, कोशिका द्रव्य भी है और यहाँ केंद्रक द्रव्य है। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में शामिल कर लेते हैं, मतलब इन पूरे को जब शामिल करके बात करते हैं तो इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। जीव द्रव्य कहने का तात्पर्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों को बुक में क्या बताया गया है। अब आगे आप देखेंगे तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जो जीव द्रव्य है मतलब कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य सम्मिलित रूप से जो है इसको जीवन का हम लोग भौतिक आधार कहते हैं, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ पे होती हैं, इसी के भीतर होती हैं। चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूँ कि जो कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं वे हैं, सबसे पहला नंबर
कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो पौधों की कोशिका में पाई जाने वाली जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम है कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या हैं? अब देखो, मैं आपको बताया हूँ कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक हैं उसमें है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी उपकरण और उसके बाद है आपको हरित लवक, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं और भी बहुत सारे हैं। आगे को उच्च क्लास में जाएंगे तो आप और भी चीज़ों का नाम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रिका या केंद्रिका एवं गुणसूत्र, ठीक है। अब देखिए जो केंद्रक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक के भीतर एक गोला संरचना पाया जाता है। सबसे पहले तो देखो, एक कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर गोला जो संरचना है उसको हम लोग केंद्रक बोले, और केंद्रक के भीतर भी एक गोला संरचना होता है, देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। और इस केंद्रक के भीतर छोटे छोटे धागा के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। ये जो केंद्रक है इसमें धागा की तरह की इस तरह से संरचना पाई जाती है, इन संरचना को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। तो इसी के बारे में अभी समझते हैं। देखिए, उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती हैं। देखो, हम लोगों के शरीर में देखे होंगे कि जो जैसा हमारे पिताजी का बाल है वैसा ही हमारा बाल हो सकता है, हमारे माँ के आँख से, नाक से, कान से, मतलब शरीर के किसी अंग से हम लोगों का अंग मिलता है। तो यह जो पिताजी और माताजी का गुण जो है उनसे जो हम तक पहुंचा, वह गुण किससे पहुंचा? तो वह इन्हीं गुण सूत्रों के कारण, ठीक है, पिता और माता से हम लोगों तक पहुंचता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो अनुवांशिक गुण है, मतलब जो शरीर के हमारे लक्षण हैं, वे जनक से मतलब माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और किसके माध्यम से होते हैं? तो इन्हीं गुणसूत्र के माध्यम से, जो केंद्र के भीतर धागे के समान के संरचना है, इसे गुणसूत्र बोलते हैं। और इसी गुणसूत्र के माध्यम से क्या है, जो अनुवांशिक गुण हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? हाँ, जंतु कोशिका को भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक सांप दांत खोदनी यानी टूथपिक ले, टूथपिक देखे होंगे लकड़ी का बना होता है, इसको ले लेना है। गाल के भीतर का आंतरिक परत को आपको क्या करना है? खुरचना है धीरे से, ठीक है। तो व्हाइट कलर का निकलेगा एक छोटा सा। खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखिए। फिर से क्या करेंगे? खुरचन को क्या करेंगे? कांच की स्लाइड पर रखेंगे और उस पर 1-2 बूंद पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जब उसको हम लोग देखते हैं उस स्लाइड को, और स्लाइड के ऊपर सबसे पहले ऑब्जर्व करने से पहले, जैसे जो हम लोग जो प्याज का जो झिल्ली देखे थे तो वहाँ पे जो हम लोग केमिकल डाले थे वह केमिकल था सैफ्रानिन। लेकिन यहाँ पे सैफ्रानिन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मिथाइल ब्लू का। किसका? मिथाइलिन ब्लू। क्या लिखा हुआ है? मिथाइलिन ब्लू का यूज करेंगे और इसकी 1 से 2 बूंदे स्लाइड पर डालेंगे। और डाल करके फिर उसके बाद जब हम लोग कोशिका को देखेंगे तो मनुष्य की गाल की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देंगी। इसमें देख सकते हैं कोशिका झिल्ली है बाहर में, उसके बाद कोशिका द्रव्य है और भीतर जो है आपको केंद्रक दिख रहा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। मनुष्य के गाल के भीतरी भाग की कोशिकाएं खुरची हुई परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। इनमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक भी आप देख सकते हैं। आपने क्या देखा अपनी कॉपी में लिखिए। आपने जो देखा आप उसे कॉपी में लिख सकते हैं, मैं आपको अभी समझा दिया हूँ। क्या आपने इसमें कोशिका भित्ति देखी? आप देखेंगे कि जो यहाँ पे कोशिका दिखाई दे रही है इसके बाहर एक मोटी सी परत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई? चूंकि यह जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में यह मोटी सी परत नहीं होती जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कोशिका भित्ति देखी? तो नहीं, यहाँ पर कोशिका भित्ति दिखाई नहीं
नहीं पढ़ी है। कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है मेरे प्यारे बच्चों। कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों? एक प्रश्न वहां पे था जिसका उत्तर मैं आपको समझाया था, उसका उत्तर यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। पौधे चल नहीं सकते, इसलिए पौधों की कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका भित्ति के बाहर कोशिका भित्ति की एक मोटी परत होती है कोशिका के बाहर। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि आगे आपको क्या बताया गया है। थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना, थोड़ा सा समझते हैं कि पौधे और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। आपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका, वैक्यूल्स कहते हैं। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं क्या बताया गया है। ऊपर पौधे एवं जंतु की कोशिकाओं के चित्रों को ध्यान से देखें एवं नीचे की सारणी को पूरा करें। देखिए कोशिका भित्ति, आप देखेंगे पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली क्या है? दोनों में होती है। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, पौधे और जंतु दोनों कोशिका में। अब देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। हरित लवक, देखिए ये जो हरित लवक है यह पौधे की कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु के कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे रिक्तिका पौधे की कोशिका में बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह छोटी होती है या नहीं होती है। तो यही पौधे और जंतु की कोशिका में अंतर थी। इस प्रकार से यह जो पाठ है मेरे प्यारे बच्चों यह खत्म हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? लाइक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब्सक्राइब करेंगे और फिर क्या करेंगे? और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके और मैं इसी तरह से आपके लिए प्यारा प्यारा वीडियो बना करके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे।